नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है विच काइंड ऑफ डाइवर्सिटीज शुड अ टीचर रिस्पेक्ट। डाइवर्सिटीज, किस तरह की विभिन्नताओं को एक टीचर को सम्मान देना चाहिए, इंक्लूडेड इन हर क्लासरूम। एक अध्यापिका को अपने कक्ष में किन विभिन्नताओं को सम्मान देना चाहिए और सम्मिलित करना चाहिए। यानी किस तरह हम सभी विभिन्न हैं भाई। आप अगर 11,000 लोग यहाँ देख रहे हैं अभी, या मान लीजिए हम लोग यहाँ 2 लोग रूम में बैठे हुए हैं, तो या इवन ट्विंस भी हैं, जो बच्चे साथ में लगभग पैदा हुए हैं सेम टाइम पे, वो भी बिल्कुल सेम नहीं हो सकते। दुनिया में 2 लोग बिल्कुल सेम नहीं हो सकते, है ना। फिंगरप्रिंट सेम नहीं होते, ऐसे ही लोग भी अलग होते हैं। अपने इंटरेस्ट, अपने एप्टीट्यूड, अपने एटीट्यूड, अपने बिलीफ सिस्टम में अलग अलग होते हैं। तभी हम देखते हैं विचारों का मतभेद भी होता है और मजा भी तभी आता है, रंग भी तभी है जीवन में। अगर सब एक जैसे हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, रोबोट्स बन जाएंगे फिर हम, ठीक है ना। तो ये जो डाइवर्सिटी है, एक टीचर को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो बच्चे के कल्चर की डाइवर्सिटी हो, चाहे वो उसके भाषा की डाइवर्सिटी हो, उसके समाज की हो, उसके रीजन की हो, उसके थॉट की हो, किसी भी तरह की, रंग की हो, ठीक है ना। हम सब अपने रूप, रंग, भाषा, शैली सब में विभिन्न है। विश्वकर्मा जी क्या कह रहे हैं, मैम क्या हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का आंसर की अलग अलग देता है सीटेट, और मैम वीओडी में चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन का दूसरा पार्ट डाल दीजिए। विश्वकर्मा जी ये आई थिंक मैंने वीओडी नहीं, लाइव में करा दिया है वो, अगर आप बैच में हैं तो आप शायद इस विषय में बात कर रहे हैं। और बात रही कि अलग अलग देता है, हाँ आंसर की इस बार इन्होंने किया हुआ है कि इंग्लिश और हिंदी वाला तो लैंग्वेज के हिसाब से आंसर की आपको निकालनी पड़ती है। अगर आप सीटेट की वेबसाइट पे जाएंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट किया हुआ है इन्होंने, बट वो आप देखेंगे ध्यान से तो समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं ये सीडीपी का तो और इवन बाकी सब्जेक्ट में भी कोशिश करूंगी कि मैं प्रॉपर आपको ऑफिशियल आंसर्स के साथ डिस्कशन करा दूं। तो टीचर को ये आंसर ऐसा है जिसमें कोई आंसर नहीं है। सीटेट ने इसमें सबको फ्री के नंबर दिए हैं, उन्होंने कहा है 9, यानी फ्री नंबर, फ्री मार्क्स, है ना, फ्री मार्क्स। तो आपने जो भी आंसर दिया है सब सही है, क्योंकि इनको कायदे में ऑल ऑफ द अबव का एक ऑप्शन देना चाहिए था, या 1 2 3 4 चारों का ऑप्शन देना चाहिए था। आप बच्चे के क्षेत्रीय प्रभाव को या डाइवर्सिटी को भी मानेंगे कि अगर कोई बच्चा मान लीजिए दिल्ली से है, कोई बिहार से है, कोई कहीं से, तो सबको आप रिस्पेक्ट करेंगे। सोशियो कल्चरल जो सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य है, उनकी भाषा है, इकोनॉमिक या आर्थिक स्थिति है, बच्चा जो भी घर से लेके आता है वो सब की रिस्पेक्ट करनी होती है। तो ऑल ऑफ दी अबव इसका सही आंसर था। इसमें सारी ही बातें सही हैं, बट क्योंकि कोई भी ऑप्शन अगर आप चूज कर लेंगे तो वही सही हो जाएगा, क्योंकि चारों सही हैं, ऐसा सीटेट ने कहा। गलती इनसे भी होती है ना। जो पेपर अभी सीटेट दिसंबर में हुआ था जन्नत, वो आप सीटेट की वेबसाइट से जाकर के, ये पेपर मैं आपको वही करा रही हूँ, सीटेट की वेबसाइट से जाके थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जो मैं कर लेती हूँ आपके लिए। वहां से जाएंगे और पेपर निकालेंगे एक एक शिफ्ट का, फिर उसकी आंसर की तक पहुंचेंगे। उसमें भी गलत आंसर की मत देख लेना, क्योंकि बहुत तरह तरह की आंसर की इन्होंने दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, और मैं कोशिश करती हूँ कि आंसर की, मतलब मैं ईगो में नहीं कभी भी डिस्कशन करती, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे कल वाला क्वेश्चन था आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, मेरे हिसाब से सी सही होना चाहिए था, बट इन्होंने बी माना, तो उसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी भी एग्जाम के आंसर की के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो आपके नंबर जाएंगे फिर, क्योंकि वो अगली बार भी वही मानने वाले हैं, और गलत नहीं मानते वो लोग, बहुत 1-8% केस में ऐसा होता है। मैथ पेडागोजी उधर सर पढ़ाएंगे सीटेट पेड बैच में, नहीं पेडागोजी डिफरेंट टीचर है पेडागोजी के लिए। देखिएगा एक बार, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, तो मूर्ति देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है मूर्ति अ ग्रेड 4 स्टूडेंट इज एबल टू रीड ओनली एट द लेवल ऑफ ग्रेड 1, यानी कक्षा 4 में है ये बच्ची है मूर्ति, अपना नाम भी लिख सकते हो आप यहाँ, लेकिन ये पढ़ाई जो है कर पाती है वो किस लेवल पे ज्ञान है इनका, क्लास 1 के लेवल का, ठीक, मतलब पीछे है, स्लो है, बैकवर्ड है। ही ऑल्सो हैज डिफिकल्टी मैचिंग साउंड्स, साउंड को मैच करके स्पेलिंग को ध्यान से पढ़ने में दिक्कत है, रीडिंग लेटर्स। मूर्ति शोज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट, यानी मूर्ति कक्षा 4 का विद्यार्थी है, पढ़न के संदर्भ में वह केवल उतना ही पढ़ पाता है जितना किसी कक्षा 1 के विद्यार्थी का स्तर होता है। यानी वो वैसे तो कक्षा 4 में, बट पढ़ने की जो क्षमता है वो एक कक्षा 1 वाले बच्चे की जितनी है, ठीक। दूसरा क्या है, मूर्ति को ध्वनि का मिलान करने में, कि भैया CH मिलके च की साउंड आएगी, ये करने में दिक्कत होती है, यानी पढ़ने में दिक्कत होती है। वर्तनी यानी स्पेलिंग को समझने में दिक्कत होती है, पढ़ने में कठिनाई है। तो पठन वैफल्य किसको कहते हैं, डिस्प्रेक्सिया है मोटर स्किल, चलने फिरने, बटन लगाने, टाई बांधने, शू लेसेस को बांधने में, इन सब में दिक्कत होती है डिस्प्रेक्सिया में। पेन पकड़ने में, डिस्कैलकुलिया में गणित संबंधी परेशानियां होंगी, डिस्ग्राफिया में राइटिंग संबंधित, यहाँ पे राइटिंग की बात नहीं हुई, स्पेलिंग का मतलब यहाँ पे समझने से था, लिखने से नहीं था, तो डिस्लेक्सिया होगा इसका सही उत्तर, क्योंकि पढ़ने में दिक्कत है। वो ईशान अवस्थी याद कीजिए तारे जमीन पर का, है ना, डिस्लेक्सिया इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा क्या कहता है, ये कहता है अ टीचर कैन आइडेंटिफाई क्रिएटिव चिल्ड्रन, यानी एक टीचर जो है, एक शिक्षक या शिक्षिका पहचान सकता है क्रिएटिव बच्चे को। क्रिएटिव मतलब
कुछ नया करने की क्षमता जिन बच्चों में होती है, कुछ डिफरेंट करने की क्षमता जो बच्चे रखते हैं, उनको कैसे पहचाने एक टीचर? बताइए, फटाफट से बताइए। ये D+P वगैरह के तब कराएंगे जब पेपर आने वाला होगा, अभी सीटेट पे फोकस है पूरी तरह से। जो कॉमन टॉपिक्स हैं ये आपको हेल्प वहां भी कर जाएंगे। फ्री मार्क कर देना चाहिए। हाँ, वो वाले क्वेश्चन में तो सबको फ्री ही मिला है नंबर। बताइएगा एक बार, जल्दी से बताइए, जवाब दीजिए जवाब। आपकी टी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा आर्यन, धन्यवाद। हमारे पास कुछ बच्चे हैं जो अच्छे अच्छे काम करते हैं। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों की पहचान कैसे कर सकती है? देयर एबिलिटी टू थिंक कन्वर्जेंटली। देखो, कन्वर्जेंटली का क्रिएटिव से कोई संबंध नहीं है। कन्वर्जेंट होता है इंटेलिजेंट व्यक्ति का, इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ है कन्वर्जेंट थिंकिंग, ऐसा जेपी गिलफर्ड ने कहा है, जिन्होंने कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग दी है। देयर पॉपुलैरिटी अमॉन्ग पीयर्स। पॉपुलर तो बच्चे अलग अलग कारणों से भी हो सकते हैं, है ना, कोई दादागिरी करे वो भी पॉपुलर हो सकता है, ठीक। देयर इनोवेटिव स्टाइल ऑफ थिंकिंग। हाँ, इनोवेटिव का मतलब है कुछ मौलिक, कुछ ओरिजिनल सोचना, कुछ डिफरेंट सोचना, कुछ डाइवर्जेंट सोचना, कुछ अपसारी सोचना, है ना। ओरिजिनल थिंकिंग का साइन है कि बच्चा क्रिएटिव होगा, कुछ डिफरेंट करेगा, क्योंकि वो डिफरेंट सोचता है। देयर सिलेक्शन ऑफ सिंपल एंड रिकॉल बेस्ड टास्क। तो ये तो रटना कहेंगे, मेमोरी बेस्ड हो गया। तो सी ऑप्शन इज द ओनली राइट आंसर ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा एक बार, ये क्या कहता है, पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है व्हाट आर दी फॉलोइंग बिहेवियर्स प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इम्पल्सिविटी, लो अटेंशन स्पैन, फिजिटिंग, इनेबिलिटी टू सिट फॉर लॉन्ग। यानी बच्चे को आवेगशीलता, इम्पल्स है ना, 1 मिनट में कंट्रोल नहीं कर पाता अपने इमोशंस को, गुस्सा आया एकदम पीट दिया सामने वाले को, है ना, या फिर कुछ भी उठा के फेंक दिया, इस तरह की चीजें जो हैं वो हैं। ठीक है बात? हाँ, कौन है जो लाइक नहीं कर रहा है? हाँ, हमें भी पूछना है इन लोगों के बारे में। मार्कशीट आपको डिजी लॉकर पे मिलेगी, आप जवाब दीजिए, इतने हम पानी पी लेते हैं। और लाइक शेयर कर दीजिए जितने लोगों को जवाब देने में इंटरेस्ट नहीं है। देखिएगा इसको, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि बच्चा इंपल्सिविटी है, यानी वो अपने इंपल्स को कंट्रोल नहीं कर पाता। लो अटेंशन स्पैन, ज्यादा देर तक अटेंशन टिका के नहीं बैठ पाता एक जगह पे, उल्टी सीधी हरकतें या कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता रहता है। इसके अलावा अगर हम कहें व्यग्र है बेसिकली। इनेबिलिटी टू सिट फॉर लॉन्ग, ज्यादा देर तक टिक के नहीं बैठ पाता, यानी अटेंशन में डेफिसिट है और हाइपर एक्टिव है, यानी एक्टिविटी जरूरत से ज्यादा है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये अगर शुरुआत के कुछ सालों में हो तो ठीक है, लेकिन अगर ये 5-7 साल के बाद भी बनी रहे तो प्रॉब्लम है। तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, अवधान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार, ADHD कहते हैं इसको इन शॉर्ट, है ना, कि बच्चे की अटेंशन एक जगह पे वो टिक्का करके नहीं बैठ पाता, अटेंटिव नहीं रह पाता, ज्यादा देर तक नहीं बैठ पाएगा। इसको छोटे छोटे आपको टाइम स्पेन इसके लिए कम करना पड़ेगा, पार्ट्स में डिवाइड करनी पड़ेंगी चीजें, तब जाकर के धीरे धीरे अटेंशन स्पेन इनका बढ़ पाएगा या हम पढ़ा पाएंगे इनको। ठीक है। आर्यन पटेल कह रहे हैं मैं लड़की हूं लड़का नहीं हूं। अरे क्या फर्क पड़ता है यार, कमेंट इतनी सेकंड के लिए दिखता है, लड़का और लड़की पे अटके हैं अभी भी कुछ लोग। इंसानों की तरफ रह लो यार, क्या फर्क पड़ता है, कमेंट आ रहे हैं, अब लड़का करे कमेंट, लड़की करे, हाउ डज इट मैटर, है। देखो, ऑटिज्म की अगर हम बात करें, गिफ्टेडनेस और क्रिएटिविटी, ये ना तो ऑटिज्म का लक्षण है, ऑटिज्म वाला स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर करेगा, सोशली चीजों से बचेगा, लेकिन ये इंपल्स वाला या लो अटेंशन स्पैन की जो दिक्कत है वो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर से है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। हमारी क्लास जेंडर न्यूट्रल क्लास है, तो यहाँ पे कोई भी इस तरह की बातें नहीं करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज डज नॉट प्रमोट इंक्लूजन, यानी समावेशन को कौन सी स्ट्रेटजी इंक्लूड नहीं करती। समावेशन का मतलब क्या है? एजुकेशन फॉर ऑल, हर बच्चे के लिए शिक्षा। बताइएगा एक बार, हर बच्चे के लिए शिक्षा। बताइए, लुक बुक, एक दिन CDP और एक दिन EVS का क्लास रखें। एक काम करते हैं, नेक्स्ट जो कमिंग वीक है मंडे से अलग अलग दिन अलग अलग सब्जेक्ट डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, खुश, हैप्पी। एक दिन हिंदी, एक दिन इंग्लिश, एक दिन मैथ्स पेडागोजी, एक दिन EVS, एक दिन CDP, ऐसे कर लेंगे, डोंट वरी। ठीक है, खुश। देखिएगा, अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सी विधि समावेशन के अनुकूल नहीं है। समावेशन मतलब सभी के लिए शिक्षा, किसी को कोई भी समस्या हो, कोई गिफ्टेड बच्चा हो, नॉर्मल बच्चा हो, एवरेज बच्चा हो, हर कोई सीख पाए। फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग, ये तो अच्छी बात है, हमसे तो नॉट पूछा है, क्या सही नहीं है। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, यानी डिफरेंट बच्चों के लिए अलग अलग लेवल पे हम सिखा पाए, जैसे उनकी सीखने की पेस है सीखने का। रीजनेबल करिकुलर एकोमोडेशन, यानी बच्चों के अनुसार पाठ्यचर्या बनाई जाए। लेकिन एबिलिटी ग्रुपिंग, कि जो फर्स्ट आने वाले बच्चे हैं उनको एक ग्रुप में डाल दिया और दूसरे जो
जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं उनको अलग थलग कर दिया, लेबल करने वाली बात है एक तरह से। तो एबिलिटी ग्रुपिंग अच्छी नहीं मानी जाती। अगर करनी भी पड़े तो मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुपिंग करनी चाहिए, अलग अलग क्षमता के बच्चे हों जिसमें एक ग्रुप के अंदर। तो सी ऑप्शन